बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है नावल देवदास की किस्त नंबर 2। पार्वती का वो दिन बड़ी अच्छी तरह गुजरता जिस दिन देवदास का खत आता था। सीढ़ी वाले दरवाजे पर बैठकर वो कई मर्तबा खत को पढ़ती। इसी तरह तकरीबन 2 माह गुजर गए। अब ना तो इधर से जल्दी जल्दी खत आता, ना ही इधर से लिखा जाता। उनका शौक आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। एक दिन सुबह के वक्त पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब फिर स्कूल जाना शुरू करूंगी। क्यों? माँ को इस बात पर हैरानी हुई, लेकिन पार्वती ने फिर कहा, नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। अच्छा, चली जाना। भला कभी मैंने तुम्हें स्कूल जाने से रोका है? उसी दिन दोपहर को पार्वती ने अपनी स्लेट और किताबों को इकट्ठा किया और अपनी नौकरानी के साथ स्कूल जा पहुंची। वो अपनी उसी पुरानी जगह पर बैठ गई। पंडित जी, अब पार्वती को मारना नहीं, ये खुद ब खुद ही स्कूल आई है। जब तक ये दिल लगाकर पढ़ेगी पढ़ती रहे, जब मन ना चाहे घर वापस आ जाएगी, नौकरानी ने कहा। पंडित जी ने अपने दिल में कहा, तथास्तु, और बाद में कहा, ऐसा ही होगा। लेकिन एक बार उनके दिल में आया कि वो पूछें, पार्वती को कलकत्ता क्यों ना भेज दिया गया, लेकिन वो ना कह सके। पार्वती ने देखा कि जमात का मॉनिटर भोलानाथ ठीक उसी जगह अपनी पुरानी बेंच पर बैठा है। उसे देखकर पहले तो पार्वती को हंसी आई, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद वही हंसी आंसुओं में तब्दील हो गई, जब उसे पुराना ख्याल आया कि ये वही भोलानाथ तो है जिसकी वजह से देवदास स्कूल छोड़कर चला गया और अब उसे घर भी छोड़ना पड़ा। इसी तरह दिन पर दिन गुजरते गए। काफी दिनों बाद देवदास घर लौट आया। पार्वती भागती हुई उसके पास पहुंची। बहुत देर तक आपस में बातें करते रहे। पार्वती को कितनी ही बातें कहनी थी, मगर वो ना कह सकी। लेकिन देवदास ने उसे बहुत सी बातें सुनाई जो कलकत्ता से ताल्लुक रखती थीं। उसके बाद गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई और देवदास फिर कलकत्ते चला गया। इस बार भी खूब रोना धोना हुआ, लेकिन इतना नहीं जितना पहली बार हुआ था। इसी तरह 4 साल गुजर गए। इन्हीं कुछ सालों के अरसे में देवदास के ख्यालात में ऐसी तब्दीली आई कि पार्वती हैरान रह गई। वो उदास और चुपचाप एक कोने में चली जाती और अपनी गीली पलकें आंचल से खुश्क कर लेती। इससे पहले देवदास में कई तरह की खामियां थी, मगर शहर में रहने से उनका नामो निशान तक न रहा। इस मर्तबा तो वो अंग्रेजी जूता, नए फैशन का कोट, बढ़िया धोती, सोने की चेन वाली घड़ी पहने हुए था। अब उसे गांव की नदी के किनारे बेकार घूमने की जरूरत महसूस न होती थी, बल्कि अब तो वो बंदूक लेकर शिकार खेलने में लुत्फ महसूस करता था। तालाब की छोटी छोटी मछलियां पकड़ने की बजाय बड़ी मछलियों को पकड़ने की ख्वाहिश रहती थी। सिर्फ यही नहीं, समाज की चर्चा, सियासत, जलसे, फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह की बातें तो चलती ही रहती थी। लेकिन अब आह, कहाँ है वो पार्वती और कहाँ है वो ताल सोनापुर गांव? बचपन की जो 2 एक अच्छी बातें याद थीं वो सब भुला दी। बाद में वो तरह तरह के कामों में मसरूफ रहता। उसे पुराने वक्त के लिए सोचने का मौका ही ना मिलता। फिर गर्मी की छुट्टियां हुई। पिछले साल तो वो विदेश चला गया था, इसलिए घर ना आ सका। इस बार भी उसका घर आने का इरादा न था, लेकिन वालिद और वालदा के इसरार पर उसे घर आना ही पड़ा। अपना बोरिया बिस्तर बांधकर ताल सोनापुर जाने के लिए वो होड़ा स्टेशन आ पहुंचा। जिस दिन वो गांव पहुंचा उस दिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से बाहर ना निकल सका। दूसरे रोज उसने पार्वती के घर पहुंचकर पुकारा, चाची, चाची। पार्वती की माँ ने उसे बड़ी इज्जत के साथ बुलाते हुए कहा, आओ बेटा, बैठो। कुछ चाची के साथ बातचीत करने के बाद देवदास ने पूछा, पारो कहाँ है चाची? यही कहीं होगी, शायद उधर वाली कोठरी में हो। देवदास उधर पहुंचा। उसने देखा कि पार्वती शाम का चिराग रोशन कर रही है। उसने पुकारा, पारो। पहले तो पार्वती हैरान हुई, फिर कुछ संभल कर उसने नमस्कार किया और एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। क्या कर रही हो पारो? उसका जवाब देने की जरूरत न थी, क्योंकि जो काम वो कर रही थी जाहिर था पार्वती खामोश रही। देवदास भी कुछ शर्म सी महसूस कर रहा था। अच्छा, चलता हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, देवदास ने कहा और चला गया। पार्वती को अब 13वां साल शुरू हुआ है। दादी कहती है, इस उम्र में नजाकत और हुस्न न जाने कहाँ से आ जाता है और वो दोशीजा के अंग अंग में समा जाता है। तब अचानक ही अपने लोग चौंक कर देखते हैं कि वो कल तो दूध पीती बच्ची थी और अब सियानी हो गई है। इस वक्त उन्हें लड़की के वर की फिक्र शुरू हो जाती है। चक्रवर्ती महाशय कई दिनों से इसी बात का जिक्र कर रहे थे। पार्वती की माँ भी बहुत फिक्रमंद थी।
बात बात पर अपने खावंद से कहती कि पारो अब जवान हो चुकी है, इसलिए कहीं ना कहीं उसका बंदोबस्त करना चाहिए। चक्रवर्ती कोई बहुत बड़े आदमी न थे, लेकिन इतना जरूर था कि पार्वती बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर हुस्न की दुनिया में कोई कदर है तो पार्वती के लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। एक बात और भी थी कि चक्रवर्ती खानदान में लड़की के लिए इतना फिक्रमंद होने की जरूरत न थी। हाँ, लड़के की शादी में जरूर कुछ मुश्किलात पड़ती थीं। इन लोगों में यह आम रवाज था कि वो लड़की की शादी में रुपया लेते थे। नीलकंठ के वालिद ने भी अपनी लड़की की शादी पर अच्छी खासी रकम वसूल कर ली थी, लेकिन बजाते खुद नीलकंठ उससे बहुत नफरत करते थे। उनकी रत्ती भर भी ख्वाहिश न थी कि पारो को रुपए के एवज फरोख्त किया जाए। पार्वती की माँ ये सब जानती थी, इसलिए वो पार्वती के मुतालिक दिन रात अपने खावंद से कहा करती थी। इससे पहले पार्वती की दादी ने अपनी ख्वाहिश को अपने सीने में दबा रखा था। उसकी यही ख्वाहिश थी कि किसी तरह पार्वती की शादी देवदास से हो जाए। वो सोचती थी कि अगर इस बात का जिक्र देवदास से किया जाए तो शायद कोई आसान रास्ता निकल आए। इसलिए मुमकिन हो सकता है कि पार्वती की दादी ने देवदास की माँ से कभी बात छेड़ी हो। बहू, हमारी पारो और तुम्हारे देवदास का आपस में कितना प्यार है, क्या ऐसा प्यार कभी देखा है तुमने? ऐसा क्यों ना हो चाची, वो दोनों साथ ही तो खेले हैं, भाई बहन की तरह एक साथ पलकर बड़े हुए हैं। देवदास की माँ ने कहा। हाँ बहू, इसीलिए तो ख्याल आता है कि अगर दोनों का। देखो ना बहू, जब देवदास कलकत्ते गया था तो उस वक्त हमारी पारो सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन उस उम्र में भी वो सोच सोच कर कांटा बन गई थी। जब भी देवदास का कोई खत आता तो वो खिलखिला उठती, उसे इस तरह पढ़ती जैसे गीता का जप कर रही हो। हमें सब कुछ तो मालूम है। दिल ही दिल में देवदास की माँ सब बातें समझ गई। वो जरा मुस्कुराई। ये तो मालूम नहीं कि इस हंसी में कहाँ तक चोट छुपी हुई थी, लेकिन इतना जरूर था कि वो भी सब बातें जानती थी। पार्वती के साथ उसे भी गहरा प्यार था, लेकिन आखिर तो वो खरीद बिक्री वाले घर की लड़की थी। इस तरह पड़ोस में ही रिश्ता, छी छी। वो बोली, चाची, मालिक की तो जरा भी ख्वाहिश नहीं है कि अभी ही से देवदास की शादी कर दी जाए। अभी उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है। वो अब भी मुझसे कहा करते हैं कि बड़े लड़के दोज दास की छोटी उम्र में शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। उसका पढ़ना लिखना सब बर्बाद हो गया। पार्वती की दादी यकयक उदास हो गई। फिर भी उसने कहा, बहू वो सब कुछ मैं समझती हूँ, लेकिन जानती हो कि पार्वती अब कितनी बड़ी हो गई है। एक तो उम्र बड़ी है, दूसरा उसकी बनावट कुछ ऐसी है कि वो और भी बड़ी लगती है। इसलिए अगर नारायण की मर्जी ना हुई तो। नहीं चाची नहीं, ये तो मैं उनको नहीं कह सकती। अगर मैं ही उनको ऐसी बात कहने लगूं तो फिर मैं कहाँ की रहूंगी। देवदास की माँ ने फौरन बात काटते हुए कहा। इससे आगे बात ना बढ़ी, लेकिन भला औरतों के पेट में बात कभी रुक सकती है। खाने के वक्त देवदास की माँ ने अपने खावंद से बात कह दी कि पार्वती की दादी आज उसकी शादी के बारे में कह रही थी। ठीक तो है, पार्वती अब काफी बड़ी हो गई है, कहीं ना कहीं उसका रिश्ता होना ही चाहिए। देवदास के पिता ने सर ऊपर उठाते हुए कहा। इसीलिए तो उन्होंने बात छेड़ी थी। अगर देवदास से। ये क्या कह रही हो तुम? खावंद ने भवें सुकेड़ कर कहा। मैं क्या कह रही हूँ, दोनों में बहुत प्यार है, लेकिन इस प्यार के लिए क्या मैं लड़की बेचने वाले खानदान से लड़की ला सकती हूँ? और घर के पड़ोस में रिश्तेदारी, छी छी। तुम ठीक कहती हो, ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़कर हमें इज्जत बरादरी वालों से हंसी उड़वानी है। ऐसी बातों की तरफ तो ध्यान भी ना देना चाहिए। नारायण अपने दिल को तसल्ली देते हुए बोले, अजी वाह, मैं इन बातों पर कब ध्यान देती हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही गलती कर बैठो। घरवाली ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। अगर ऐसा होता तो कब की हाथ से जिम्मेदारी चली गई होती। पति ने मुंह में चावलों का लुकमा डालते हुए संजीदगी से कहा। इनकी जिम्मेदारी बनी रहे, इससे किसी को क्या गिला, लेकिन हम तो पार्वती के दुख की बात कर रहे हैं। जब ये बात घूम घाम कर चक्रवर्ती के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपनी माँ को बुलाकर कहा, माँ, भला तुम ये बात करने वहां क्यों गई थी? माँ खामोश रही। नीलकंठ ने फिर कहा, लड़की की शादी के लिए हमें किसी के दरवाजे पर जाने की क्या जरूरत, बल्कि लोगों को हमारे पांव पकड़ने होंगे। हमारी लड़की क्या किसी से कम हसीन है? कोई बदसूरत तो नहीं? देखो, मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि तुम्हें शादी की कोई फिक्र ना करनी चाहिए। मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब ठीक कर लूंगा। जिसके लिए बाप ने इतनी बड़ी बात कही, उस पर तो गोया पहाड़ ही टूट पड़ा। बचपन में उसका ख्याल था कि देवदास भैया पर उसका पूरा पूरा हक है। ऐसी बात न थी कि ये हक उसे किसी दूसरे की मार्फत मिला हो।
पहले तो वो खुद ही इस मामले को ठीक तरह ना समझ सकी थी। अनजान पने में ही उसके बेचैन दिल ने दिन ब दिन ये हक तस्वुर कर लिया था। अगरचे उसकी कोई सूरत ना थी, लेकिन आज एकदम इस हक के छिन जाने की बात ने उसे बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन देवदास के बारे में ये बात ठीक तरह से नहीं कही जा सकती। बचपन में पार्वती पर जब उसने अपना हक साबित कर लिया था, तभी से उसका पूरा फायदा उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन कलकत्ते जाकर वहां की चमक दमक रौनक रंग देखकर वो किसी हद तक पार्वती को भूल गया था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि पार्वती इस गांव के अकेले घर की जिंदगी में सिर्फ मुझे ही याद करती रहती है। सिर्फ यही नहीं, वो ये भी सोचा करता था कि बचपन से ही जिसे मैं अपना समझता था और मुनासिब व गैर मुनासिब जिदें करके जिस पर इतने रोज अपना हक समझा है, जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही उससे एकदम मुंह मोड़ लेना अच्छा नहीं। लेकिन उस वक्त शादी की बात ही कौन सोचता। कौन जानता था कि ये बचपन की मोहब्बत जवानी में बगैर शादी के नहीं चल सकती, शादी नहीं हो सकती। ये खबर सुनते ही पार्वती के दिल की तमाम उम्मीदें उसके कलेजे से खींचातानी करने लगी। लेकिन देवदास का प्रोग्राम सुबह सवेरे उठकर पढ़ना होता था। दोपहर को सख्त गर्मी पड़ती थी, इसलिए घर से बाहर पांव रखना भी गजब हो जाता था। सिर्फ शाम का ही वक्त होता था, अगर वो चाहता तो बाहर निकल सकता था। इस वक्त वो कीमती लिबास जेब तन करता, खूब बन सवर कर हाथ में छड़ी लिए वो घूमने के लिए निकल पड़ता। जाते वक्त अक्सर चक्रवर्ती के घर के आगे से ही गुजरता था। पार्वती ऊपर की खिड़की से उसे अपने आंसू खुश्क करती हुई देखा करती थी। उस वक्त न जाने कितनी ही पुरानी यादें ताजा हो जाती थी। वो सोचा करती कि अब वो कोई बच्चा थोड़ी है, भगवान की दया से अब जवान है और फिर कुछ सियाने भी हो गए हैं। लेकिन इस तवील जुदाई के बाद न जाने वो मिलते हुए क्यों शर्म महसूस करते हैं। उस रोज देवदास उसी तरह चला गया। ये बात पार्वती ने अच्छी तरह समझ ली थी कि देवदास शर्माता है, इसीलिए तो उस रोज पार्वती से एक बात तक ना कही। यही ख्याल कभी कभी देवदास के दिल में उजागर होता। कभी कभी वो पार्वती से दो चार बातें जरूर कर लेता। उसकी अक्सर यही ख्वाहिश होती कि वो उसे अच्छी तरह देखे, मगर एकदम उसके जहन में ख्याल उठता, क्या मैं भी उसे अच्छा लगता हूँ या नहीं। यहाँ कलकत्ते जैसा माहौल ना था, न गाना बजाना, न धूमधाम, न ऐशो इशरत थी। जब वो दूर किसी खामोश जगह पर पहुंचता तो उसे बचपन की बातें याद आ जाती। वो सोचता कि बचपन की पारो तो अब पार्वती बन गई है, और उसके बरक्स पार्वती सोचा करती कि बचपन के देव अब बाबू देवदास बन गए हैं। अब देवदास ज्यादातर उनके घर ना जाता था। कभी कभार शाम को गुजरते वक्त आवाज दे देता था, चाची क्या कर रही हो, आओ बैठो बेटा। चाची जवाब देती, जरा टहलने जा रहा हूँ चाची, फिर कभी आऊंगा, अब देर हो रही है, देवदास कह देता। कभी कभी पार्वती और देवदास की मुठभीड़ हो जाती और कभी वो ऊपर खड़ी होकर देखा करती। देवदास जब चाची से बातें कर रहा होता तब वो आहिस्ता से खिसक जाती। देवदास के कमरे में अक्सर रात को दिया जलता था। गर्मी होने की वजह से हवा की आमद के लिए खिड़की खुली रहती थी। अमूमन पार्वती रात को अपनी खिड़की से उसे झांका करती थी, मगर छोटे से दिए की रोशनी में कुछ देख ना सकती। पार्वती बचपन ही से खुददार थी, इसलिए वो रात दिन यही कोशिश करती कि जिस गम में वो मुब्तला है उस चीज का किसी को रत्ती भर भी इल्म ना हो, और अगर वो किसी को अपने बारे में बता भी दे तो उससे फायदा ही क्या है। अगर कोई उससे हमदर्दी जता दे तो वो उसे बर्दाश्त ना कर सकेगी, और इसके अलावा अगर लोग तानाजनी की बातें ही जो करें तो उससे वो मौत को ज्यादा तरजीह देती थी। अभी पिछले ही साल मनोरमा की शादी हुई थी, लेकिन अभी वो ससुराल ना गई थी, इसलिए कभी कभार घूमने के बहाने यहाँ आ जाती। दोनों सहेलियां थी, इस बारे में खूब बातें किया करती थी। लेकिन अब जब इस बात का कोई जिक्र छेड़ता तो पार्वती उसमें कोई हिस्सा ना लेती। या तो वो बात का रुख बदल देती या फिर खामोश ही रहती। कल शाम ही पार्वती के पिता घर वापस आए। कई रोज से वो दुल्हा देखने के लिए बाहर गए हुए थे, लेकिन अब वो शादी की सब बातें पक्की करके वापस आए थे। यहाँ से 20-25 मील दूर जिला बर्दवान के गांव हाथी पोता के जिम्मेदार को पार्वती के लिए वर चुन कर आए थे। रुपए पैसे की तो वहां कोई कमी न थी। हाँ, उम्र 40 के करीब होगी। पिछले साल उनकी पहली बीवी स्वर्ग सिधार गई थी, इसलिए अब नई शादी की जरूरत महसूस हुई थी। ये बात न थी कि इस खबर ने तमाम घर को खुश कर दिया हो, बल्कि कुछ रंजीदा भी हुए। इतना जरूर था कि भवन चौधरी के घर से कुल मिलाकर 3-4 हजार आ ही जाएंगे, इसलिए घर की सब औरतें खामोश रहीं। एक रोज दोपहर के खाने पर देवदास की माँ ने कहा, पारो की शादी हो रही है। कब हो रही है? देवदास ने सर उठाकर पूछा। इसी महीने, कल लड़की देखने आए थे, साथ में दुल्हा भी था। हैं? मुझे तो इस बात का कुछ इल्म ही नहीं।
देवदास ने हैरानी से पूछा, क्योंकि उसके दिल को सख्त सदमा पहुंचा था। तुम्हें कैसे पता चलता बेटा? दुल्हा रंडवा है, उम्र में भी जरा बड़ा है। हाँ, सुनने में आया है कि रुपया पैसा खूब है। चलो अच्छा है, पारो सुखी तो रहेगी, माँ ने जवाब दिया। देवदास सर झुकाए खाना खा रहा था कि उसकी माँ फिर बोली, वो लोग तो चाहते हैं कि शादी हमारे घर हो, तो फिर क्या बात हुई? देवदास ने सर उठाकर सवाल किया। छी छी, ये कैसे हो सकता है? एक तो लड़की बेचने वाले खानदान के लोग हैं और दूसरा पड़ोस की रिश्तेदारी। राम राम, माँ ने नाक सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा। देवदास ये सब देखता रह गया। कुछ देर चुप रहने के बाद माँ फिर बोली, उनसे इस बात का मैंने जिक्र तो छेड़ा था। बाबूजी ने क्या कहा? देवदास ने बात को काटते हुए पूछा। वो क्या कहते? बोले, अपने खानदान का मजाक ना उड़ाने दूंगा, और मुझे भी करारी करारी सुना डाली। देवदास उसके बाद कुछ ना बोला। उसी रोज पार्वती और मनोरमा में बातचीत चल रही थी। पार्वती की नमदार पलकें मनोरमा ने खुश्क की और बोली, बहन अब और क्या तरीका हो सकता है? क्या तरीका हो सकता है? तुमने भी क्या वर को पसंद करके शादी की थी? पार्वती ने आंखें खुश्क करते हुए कहा। मेरी दूसरी बात है, ना तो मैंने पसंद किया और ना ही नापसंदीदगी का सवाल पैदा हुआ, इसलिए मेरे सामने दुख का कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ। लेकिन तुमने तो खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है। पार्वती ने कुछ ना कहा, वो कुछ सोच में डूब गई। मनोरमा ने न जाने क्या सोचा, एक हल्की सी हंसी की लहर उसके होंठों पर दौड़ गई। फिर उसने पूछा, वर की क्या उम्र है? किसके वर की? तुम्हारे? यही कोई 19 के करीब होगी। पार्वती ने कुछ सोचकर जवाब दिया। क्या कहा? 19? मनोरमा कुछ याद करते हुए बोली, मैंने तो 40 सुना है। पार्वती हंस पड़ी और बोली, मनो, न जाने कितने वरों की उम्र 40 की होगी। क्या मैं सबका हिसाब लगाती रहूंगी? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे वर की उम्र सिर्फ 19 साल की है। अच्छा, पूरा नाम तो बताओ अपने वर का। मनोरमा ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। क्या इतने दिनों से तू ये भी ना जान सकी? पार्वती ने हंसते हुए कहा। भला मैं क्या जानूं? नहीं जानती हो तो मैं बताती हूँ। पार्वती पहले तो हंसी, फिर खामोश होकर मनोरमा के कानों तक अपना मुंह ले जाकर आहिस्ता से बोली, श्री देवदास मुखर्जी। मनोरमा पहले तो चौंकी, फिर उसे धकेलते हुए बोली, ज्यादा मजाक अच्छा नहीं होता। साफ साफ बताओ उनका क्या नाम है? अभी तो बताया है, पार्वती ने कहा। अगर देवदास ही उनका नाम है तो रो रो कर क्यों मरी जा रही हो? मनोरमा ने बिगड़ कर कहा। पार्वती एकदम उदास हो गई, न जाने फिर क्या सोचकर बोली, अच्छा ठीक ही तो है, मैं अब कभी ना रोऊंगी। पारो बहन, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? मैं तो कुछ भी नहीं समझ सकी, मुझे जो कुछ कहना था कह दिया। पार्वती ने कहा, मगर मैं तो कुछ नहीं समझी। समझ जाओगी मनो, अभी ना समझी तो फिर समझ जाओगी, कहते हुए पार्वती ने मुंह फेर लिया। मनोरमा सोचने लगी कि शायद पार्वती मुझसे कुछ छुपा रही है। वो बिगड़ कर बोली, पारो बहन, जिस बात का तुम्हें दुख है उसका मुझे भी दर्द है। बहन तुम सुखी रहो, जिंदगी के दिन खुशी से गुजारो, मेरी तो हरदम यही दुआ है। अगर तुम्हारी बात छुपाने के काबिल है तो किसी को मत बताओ, मगर कम से कम मुझसे छुपाना तो ठीक नहीं। पार्वती को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, नहीं मनो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जो कुछ मैं जानती थी सो मैंने कह दिया। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मेरे मालिक का नाम देवदास है और उम्र 19 साल है। लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम्हारी शादी कहीं और पक्की हुई है। मनोरमा ने कहा, अब और कहाँ होगी मनो, शादी वादी की अब और कहाँ होगी मनो, शादी दादी की थोड़ी होनी है, शादी तो मेरी है। मैंने तो कहीं भी ये नहीं सुना। मनोरमा ने जो कुछ सुना था वो कह देना चाहती थी, लेकिन पार्वती ने दरमियान में ही बात काटते हुए कहा, तो क्या देवदास तुम्हें, मुझे क्या, क्या तुम स्वयंवर रचाने की सोच रही हो और छुप छुप कर सब कुछ तय कर रही हो? मनोरमा ने हंसी दबाते हुए कहा, तय करना या ना करना तो अभी तक कुछ नहीं आया। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता पारो कि तुम क्या कह रही हो। मनोरमा ने दर्द भरी आवाज में कहा, देवदास से पूछ लेने दो, फिर बताऊंगी। पार्वती ने कहा, क्या पूछोगी? यही ना कि वो तुमसे शादी करना चाहता है या नहीं? हाँ, पार्वती ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ये क्या कह रही हो पारो, तुम खुद ही ये बात पूछोगी? मनोरमा ने हैरानी से पूछा। तो इसमें कौन सा गुनाह है पारो, क्या तुम सचमुच खुद ही पूछने जा रही हो? मनोरमा दंग रह गई। हाँ, मैं खुद ही पूछूंगी। अगर मैं ही उनसे ना पूछूं तो और कौन पूछेगा? पूछते हुए तुम्हें शर्म ना महसूस होगी? मनोरमा ने सवाल किया। इसमें कैसी शर्म? क्या तुमसे पूछने में कुछ शर्म महसूस कर रही हूँ? पार्वती ने कहा, मैं तो औरत हूँ और तुम्हारी सहेली हूँ। लेकिन पारो,
वो तो मर्द हैं। पार्वती हंसी से लोटपोट हो गई और बोली, तुम तो मेरी सहेली हो और फिर मेरी अपनी हो, लेकिन बहन वो क्या बेगाने हैं? दिल की जो बात मैं तुमसे कह सकती हूँ क्या उनको नहीं कह सकती? मनोरमा हैरान रह गई और उसका मुंह देखने लगी। पार्वती ने हंसते हुए कहा, मनो बहन तुम तो झूठ मूठ ही मांग में संदूर भरती हो। तुम अभी ये भी नहीं जानती कि मालिक कहते किसको हैं। अगर वो मेरे मालिक ना होते और मेरी इज्जत उनसे वाबस्ता ना होती तो मैं इस तरह जिंदगी बर्बाद करने के लिए ना बैठती। और फिर जब इंसान मरने की सोच ही लेता है तो ये नहीं देखता कि जहर कड़वा है या मीठा। उनके सामने मुझे किस बात की शर्म है? मनोरमा पार्वती की तरफ देखती रही, फिर चंद लम्हों बाद बोली, क्या तुम देवदास से कहोगी कि मुझे अपने कदमों में जगह दे? हाँ, यही बात तो पूछनी है। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? ये सुनकर पार्वती खामोश हो गई, फिर बोली, बहन ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके बाद क्या हशर होगा। घर लौटते वक्त मनोरमा ने सोचा, शाबाश है उसकी हिम्मत पर, कैसा है उसका दिल। मैं तो मरकर भी ऐसी बातें ना सोच सकूं। ठीक ही तो है। इसीलिए तो पार्वती ने कहा कि वो फजूल ही सिंदूर लगाती है और हाथों में चूड़ियां पहनती है। शायद रात के 1 बजे का वक्त था। आसमान से चांदनी की हल्की हल्की रोशनी छन छन कर आ रही थी। पार्वती बिछोने की चादर जिस्म पर ओढ़े हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गई। उसने चारों तरफ नजर फेरी मगर कुछ भी ना नजर आया। सब लोग सोए हुए थे। उसके बाद आहिस्ता से दरवाजा खोलकर वो रास्ते पर आ गई। सड़क सुनसान और खामोश थी। उस वक्त किसी के मिलने का कोई खतरा न था। बगैर किसी रुकावट के वो जिम्मेदार साहब के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। दरवाजे पर बूढ़ा दरबान किशन सिंह अब तक चारपाई पर बैठा था। तुलसी रामायण का पाठ कर रहा था। बगैर कुछ देखे सर नीचा किए हुए उसने पूछा, कौन है? मैं हूँ, पार्वती ने कहा। दरबान आवाज से पहचान गया कि कोई औरत है। समझा कि कोई नौकरानी होगी, इसलिए कोई खास ध्यान न दिया और उसने अपनी सुर के साथ पाठ को जारी रखा। पार्वती अंदर चली गई। गर्मी का मौसम था। बाहर कितने ही नौकर चाकर सो रहे थे। कुछ आदमी नींद में थे और कुछ खरां खरां कर रहे थे। नींद के झोंके में किसी ने उसे देख भी लिया तो नौकरानी समझकर जाने दिया। बगैर किसी डर और खौफ के पार्वती सीढ़ियां फलांगती हुई ऊपर पहुंच गई। वो उस घर के कोने कोने से वाकिफ थी, इसलिए देवदास का कमरा तलाश करने में देर न लगी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और दिया जल रहा था। पार्वती ने कमरे के अंदर दाखिल होकर देखा कि देवदास गहरी नींद सो रहा है। उसके सराहने एक खुली हुई किताब पड़ी है। मालूम होता था कि अभी अभी सोया है। दिए को जरा तेज करके वो देवदास के पांव के पास जाकर बैठ गई। सिर्फ दीवार के साथ लगी हुई घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। बाकी बिल्कुल सन्नाटा था। देवदास के पांव पर हाथ रखकर पार्वती ने पुकारा, देव भैया, देव भैया। देवदास समझा कि नींद में ही उसे कुछ सुनाई दे रहा है। वो बगैर आंखें खोले बोला, देव। इस मर्तबा देवदास आंखें मलता हुआ उठ बैठा। पार्वती के चेहरे पर घूंघट न था, इसलिए देवदास ने उसे बड़ी आसानी से पहचान लिया। पहले तो उसे यकीन न आया, लेकिन बाद में वो बोला, ये क्या है? पारो तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। घड़ी की तरफ देखकर देवदास ने हैरानी से कहा, इतनी रात को? पार्वती खामोश रही और सर नीचे झुकाए बैठी रही। देवदास ने फिर सवाल किया, क्या इस आधी रात के वक्त अकेली ही आई हो? हाँ, पार्वती ने जवाब दिया। डर के मारे देवदास घबरा गया। हैरान होकर उसने कहा, ये क्या कर रही हो? रास्ते में तुम्हें डर नहीं लगा? मैं भूतों से नहीं डरती, पार्वती ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अरे भूत से नहीं, आदमी से तो डर लगता है। बताओ यहाँ किस लिए आई हो? पार्वती ने कोई जवाब न दिया, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि शायद मुझे इससे भी डर नहीं लगता। तुम अंदर कैसे दाखिल हुई? किसी ने देखा नहीं? दरबान ने देखा है, देवदास ने आंखें घुमाते हुए कहा। सिर्फ दरबान ने ही देखा है या और किसी ने भी? शहर में कुछ नौकर सोए हुए थे, हो सकता है उनमें से भी किसी ने देखा हो। देवदास बिस्तर से उछलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने पूछा, किसी ने तुम्हें पहचाना भी? हो सकता है किसी ने पहचान लिया हो, क्योंकि मुझे सभी पहचानते हैं, पार्वती ने बगैर खौफ के जवाब दिया। पारो, ये क्या कह रही हो? ऐसा तुमने क्यों किया? तुम क्या समझते हो कि ऐसा मैंने क्यों किया? पार्वती ने दिल ही दिल में कहा, मगर वो कुछ ना बोल सकी। सिर्फ सर नीचा किए चुपचाप बैठी रही। छी छी, इतनी रात को कल किस तरह अपना मुंह दिखाओगी? वो हिम्मत भी मुझ में है, पार्वती सर नीचा किए हुए बोली। तुम अब क्या बच्ची हो? यहाँ आते हुए तुम्हें शर्म ना आई? देवदास ने कहा। बिल्कुल नहीं, पार्वती ने सर हिलाकर जवाब दिया। कल शर्म से तुम सर भी ना उठा सकोगी, समझी? ये अल्फाज सुनकर पार्वती ने उदास नजरों से
देवदास की तरफ देखा और बिना किसी खतर के बोली, अगर मुझे इस बात का यकीन ना होता कि तुम मेरी इस शर्म को छुपा लोगे तो मैं बिल्कुल सर ना उठा सकती, लेकिन क्या मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहूंगा? तुम, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है देव? पार्वती ने उसी लहजे में जवाब दिया। कुछ देर खामोश रहने के बाद पार्वती ने फिर कहा, तुम मर्द हो, आज नहीं तो कल लोग तुम्हारे कलंक की बात भूल जाएंगे। 2 दिन बाद तो कोई भी ये ना कहेगा कि कब और किस रात बदनसीब पार्वती तुम्हारे कदमों में अपना सर झुकाने अपना सब कुछ खोकर आई थी। ये क्या कह रही हो पारो? और मैं? देवदास को गोया कुछ हो गया था। वो बोला, और तुम मेरे कलंक की बात करते हो, लेकिन मेरा कोई कलंक नहीं। अगर इस बात पर मेरी बदनामी होगी कि मैं छुपकर तुम्हारे मकान में आई हूँ तो मुझे रत्ती भर भी इसका डर नहीं। लेकिन पारो, ये क्या, तुम रो रही हो? देव, कितना गहरा और तेज पानी है नदी में, क्या इसमें भी मेरा कलंक ना बह सकेगा? उसी वक्त देवदास ने पार्वती के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कहा, पार्वती। पार्वती ने देवदास के पांव पर सर रखकर डूबती हुई आवाज में कहा, बस इन्हीं कदमों में थोड़ी सी जगह दे दो देव। उसके बाद दोनों खामोश हो गए। देवदास के पांव पर गिरकर आंसुओं की बूंदें सफेद बिस्तर में जज्ब होने लगी। क्या मेरे सिवा तुम्हें और कोई नहीं मिल सकता? देवदास ने अपने पांव से पार्वती का सर उठाते हुए कहा। पार्वती कुछ ना बोल सकी। वो इसी तरह देवदास के पांव पर सर गिराए पड़ी रही। उस कमरे में सिर्फ फूले हुए सांस लेने की आवाज आ रही थी। टन टन, घड़ी ने 2 बजा दिए। देवदास ने कहा, पारो, क्या? पार्वती ने भराई हुई आवाज में पूछा। तुमने सुना है कि वालिदैन इसके सख्त खिलाफ हैं? पार्वती ने सर हिलाकर हाँ कर दी। उसके बाद फिर खामोशी छा गई। बहुत देर बाद देवदास ने एक ठंडी सांस लेकर खामोशी को तोड़ा। तो फिर ऐसी बातें क्यों करती हो? जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा होता है, वो किसी सूरत में भी उसको नहीं छोड़ सकता। इसी तरह पार्वती भी पागलों की तरह देवदास के पैरों से चिमटी रही। देवदास की तरफ देखते हुए उसने कहा, मैं किसी तरह भी नहीं जानना चाहती देव। पारो, क्या मैं माँ बाप का हुक्म भी ठुकरा दूं? इसमें कौन सा गुनाह है? ठुकरा दो तो फिर तुम रहोगी कहाँ? थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। 4 बज रहे थे और फिर गर्मियों की रातें। थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी। ये देखकर देवदास ने पार्वती का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो तुम्हें घर पहुंचा दूं। क्या मेरे साथ चलोगे? इसमें क्या हर्ज है? शायद इस बदनामी से ही कोई रास्ता निकल आए। तो चलिए। चुपचाप पांव रखते हुए दोनों बाहर निकल आए।